एक बार आप मेरे को इंश्योर कर दें यहाँ पे चैट बॉक्स के थ्रू कि आपको आवाज प्रॉपर अच्छे से आ रही हो, तो आप एक बार इंश्योर कर दीजिए। ओके, थैंक यू। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे इस पे। एकदम सही कहा आपने कि नो क्वेश्चन इज कंप्लीट ऑन फुल स्टॉप। तो बाय डिफॉल्ट द क्वेश्चन वाज इनकरेक्ट, लेकिन कुछ लोग होते हैं मतलब क्वेश्चन दिखा नहीं मतलब स्ट्रगल स्टार्ट है ना, और जब तक वो हो ना जाए मतलब कुछ भी उसमें क्वाड्रेटिक लीनियर कुछ भी लगाएंगे इक्वेशन, बट उसका आंसर तो आना चाहिए जैसे तैसे करके। चलिए सेशन का स्टार्ट जो भी मैंने बताया नहीं कि व्हाट ऑन द सेशन टुडे, बट मैं सेशन का स्टार्ट सबसे पहले एक क्वेश्चन से करता हूँ। The question is, suppose you offered a pill and that makes you 25% more intelligent, but permanently removes your hair, including your eyebrows. Do you take it or not? You have offered a pill and that makes you 25% more intelligent, but permanently removes your hair, including your eyebrows. Do you take it? Yes or no? यदि आपको एक ऐसी दवा दी जाए, मैं क्वेश्चन को थोड़ा मूल चूक परिवर्तन कर रहा हूँ, यदि मान लो आपको एक ऐसी दवा दी जाए जो आपको 100% जैसे अभी आज हो उससे आपको 100% और इंटेलिजेंट ज्यादा बना दे, लेकिन आपके सर के बाल परमानेंटली हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो क्या आप उसे लेना चाहोगे? डू यू टेक इट, यस और नो? अच्छा, ओके, चलो अश्विनी चौबे जी का कहना है यस, कृष्णा जी का भी कहना है यस, मंजीत जी दुबे का भी कहना है, आकाश जी का भी कहना है नो। ठीक है। फाइन, तो कुछ लोगों का हाँ, कुछ लोगों का ना। अब ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है जो मैंने भी आपसे पूछा है। मैं इस क्वेश्चन का जवाब अभी थोड़े से ड्यू टाइम के साथ दूंगा। एक और क्वेश्चन है मान लीजिए आपके लिए, इफ यू गॉट टू चूज बिटवीन 50 years ऑफ बीइंग इनक्रेडिबली हैप्पी, 50 साल इनक्रेडिबली हैप्पी, और टू लीव फॉर एवर, ठीक है, एंड बी अनहैप्पी, व्हाट वुड यू चूज? 50 साल इनक्रेडिबली हैप्पी, सेकेंड ऑप्शन इज लीव फॉर एवर, और थर्ड ऑप्शन इज बी अनहैप्पी, व्हाट वुड यू चूज? हाँ रुपेश, नाइस, सही कह रहे हो आप। इट इज बेनिफिशियल फॉर दोज हु ऑलरेडी नो इट। चलिए निशा विशा जी का कहना है कि 50 years इनक्रेडिबली हैप्पी। अच्छा, गुड गुड। एक और आखिरी क्वेश्चन है मेरा, ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और है, तीनों का आंसर फिर मैं एक साथ दूंगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सपोज यू फाइंड अ बुक, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, है ना, सभी ने मोस्टली प्रोबेबली आंसर दे दिया है। इस क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करिए। इफ यू फाइंड अ बुक एंड बिगिन टू read only to discover that and it is your life, आपने कोई किताब पाई और आपने पढ़ा और आपको पता चला कि ये किताब तो आपकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। यू गेट टू द पॉइंट इन दैट वेयर यू आर एट नाउ, जहां पे आज आप खड़े हो, आप पढ़ते 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 एक पेज ऐसा आया जब पता चला आपको कि आज आप जहां हो उसके बारे में वहां पे चीजें लिखी हुई हैं। तो डू यू टर्न द पेज knowing that what will not been able to change the event to come? I mean, my question in short, would you love to read the coming pages or the next pages about your coming future? Would you would you turn the page to read about your future outlook? पढ़ना पसंद करोगे आप? अच्छा, आई वुड डेफिनेटली रीड। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्वेश्चन पूछा क्यों और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कुछ ने नो बोला है, कुछ ने हाँ बोला है, मोस्टली लोगों ने हाँ बोला है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और है, तीन क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए ना, चार क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ। एक आखिरी क्वेश्चन ये है कि सपोज, अच्छा, नहीं नहीं नहीं, अभी कल आपने बोला कि कभी खत्म नहीं होगा, यदि बुक मेरी लाइफ के ऊपर है तो उसमें लिखा होगा कि मैं तो बुक पढ़ते हुए भी लिखा होऊंगा। ये आपने हाइपोथेटिकल के ऊपर इपिथेटिकल आपने क्रिएट कर दिया एक और, नहीं, हाइपोथेटिकल के ऊपर इपिथेटिकल आपने क्रिएट कर दिया। चलो
एक लास्ट क्वेश्चन है कि इफ यू विल गेट इन चांस टू राइट अ बुक ऑन योर लाइफ, व्हाट शुड बी द सूटेबल एप्टफुल सजेस्टिव टाइटल फॉर द सेम? यदि आप एक किताब अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर लिख रहे हो, अपनी लाइफ के ऊपर एक किताब लिख रहे हो, वॉट एवर यू हैव सो फार सीन, स्पेंड, लर्न, सॉ इन आउटसाइड वर्ल्ड, इफ यू टू राइट अ बुक ऑन योर लाइफ, व्हाट शुड बी द सुटेबल एप्टफुल सजेस्टिव टाइटल फॉर इट? उसका टाइटल क्या होगा बताइए? जो बागबान, ग्रेट। ये एक मेरा फेवरेट क्वेश्चन ये है जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा है। नहीं, माई जर्नी निशा, माई जर्नी व्हाट, मतलब माई जर्नी व्हाट, मतलब उसका कुछ नाम होना चाहिए ना। लीडरशिप इज कार्निक अग्रवाल जी, लीडरशिप इज अ वर्ड। मेरी जिंदगी मेरी कहानी, ठीक है, ओके। मतलब उसका कुछ एक नाम, जैसे आप फिल्मों में नाम देखते हैं ना, मतलब ये तो एक जनरल सभी के लिए हो गया, की ऑफ हैप्पीनेस, ये तो किताब लिखने के लिए मैंने, आप लिख रहे हो किताब। आई एम आस्किंग राइटिंग अ बुक ऑन ओवर योर लाइफ, इफ यू राइटिंग अ बुक ऑन ओवर योर लाइफ, उसका टाइटल, कवर पेज का टाइटल क्या होगा? आई हैड, अच्छा, टू स्ट्रगल्स, ओके, एक यात्रा, ठीक है, नेवर गिव अप, आई एम पॉसिबल, मेरा सफर, सक्सेस ऑफ माय लाइफ, गुड, अ जर्नी फॉर समवन, नाइस, अ साइलेंट स्क्रीम, a normal stranger, learning path, one man army, the insane boy, my life, my story, the journey of accelerated soul, life in depth, the story of middle. मैंने शायद आपको एक बार बताया था बराक ओबामा जी के बारे में कि at the age of 5 he lost his mom and dad both in a road accident, both had died, and after that he wrote a book, once half of my life. जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, his good name is सृजीत नायर, ही इज फ्रॉम साउथ। और वो लड़का जब अपना डे वन था, उसका कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज में जब उसका डे वन था, तो उसके पास एक 5 रुपए की एक राइटिंग पैड थी और उसके पास 2 रुपए की कलम थी। उसने अपना पहला दिन का एक्सपीरियंस उस पर लिखा और उसके मॉम डैड को पता चला कि उसकी नानी की तबीयत खराब है। दे वेंट बैक टू मेट ग्रांड माँ को मिलने के लिए, वो लोग वहां से वापस चले गए और ये अपना पहला दिन का एक्सपीरियंस लिखा। सेकंड डे उसके पास कुछ एक और डायरी छोटा सा उस पर लिखना। द पैराडाइज टू इन्फीरियो उसने किताब लिखी है, एक्सीलेंट बुक, द पैराडाइज टू इन्फीरियो। ये इसकी लाइफ की पहली किताब थी। मेरे को ऐसा लगता है जीवन में हर इंसान को अपने एक लाइफ में किताब जरूर लिखनी चाहिए, बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो भी हमने अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आज तक करा है ना, उसके लिए हमें किताब जरूर लिखनी चाहिए। चलिए हम लोग बात करते हैं आज का सेशन क्या है। इन चारों क्वेश्चन का जवाब मैं पहले आपको दूंगा, लास्ट में दूंगा। चारों क्वेश्चन के जवाब लास्ट में, मुझे याद दिला दीजिएगा आप। आज का सेशन आपका है रिज्यूमे मेकिंग का सेशन है। आपको पता होगा जब आप किसी भी टेक्निकल कंपनी में जाते हैं तो यू नीड टू फर्स्ट प्रिपेयर योर रिज्यूमे विथ यू। आपको अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करना होता है। रिज्यूमे 1 पेज का भी होता है, 2 पेज का भी होता है। कुछ लोग इसको बहुत कैजुअल, बहुत लाइटली लेते हैं। उनको लगता है कि यार इट इज ऑल अबाउट मी टू राइट ऑन अ पेज, मेरे बारे में एक पेज लिखना है, दिस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटेल बुलेटिन, है ना, मेरे को लिखना है। वेल, थैंक यू निशा, थैंक यू अनूप, थैंक यू अंकित, है ना। नाउ लिसन द क्लास केयरफुली। चीजों को ध्यान से सुनो, जो भी क्लास में बताया जा रहा है उसको सुनो ध्यान से। तो क्लास इज ऑन। अभी जो आपकी क्लास है वो है रिज्यूमे मेकिंग के ऊपर क्लास है, और इस क्लास का नाम है कस्टमाइज्ड रिज्यूमे मेकिंग। कस्टमाइज्ड रिज्यूमे मेकिंग, इसका नाम मैंने कस्टमाइज्ड रिज्यूमे मेकिंग इसलिए रखा है क्योंकि इसमें आप ब्रांच स्पेसिफिक रिज्यूमे कैसे बनाओगे। यदि आप ईसी, ईएक्स, आईटी, मैकेनिकल के हो, सिविल के हो, तो सबके लिए एक जैसा रिज्यूमे तो हो नहीं सकता। नहीं, आप सभी के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजेस करने जरूरी है आपको। ठीक, तो हम लोग उस पर बात कर रहे हैं। आपको पता है कि रिज्यूमे में, यदि मैं बात करूं रिज्यूमे, सीवी, प्रोफाइल, बायोडाटा, ऑटोबायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, डिफरेंसेस पता है आपको? आपको लगता होगा मोर और लेस सब एक जैसे ही है। रिज्यूमे इज ऑफ 1 और मैक्सिमम ऑफ 2 पेजेस, और दोनों सेपरेट शीट्स होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अपसाइड डाउन, पेज के पीछे वाले हिस्से पे आपने लिख लिया। तो रिज्यूमे में और सीवी में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है कि रिज्यूमे 1 पेज का भी हो सकता है, 2 पेज का भी हो सकता है। ठीक, और यदि आप सीवी बनाते हैं तो वो कम से कम 2 पेज का होता है और मैक्सिमम 4 पेज का होता है। यदि आप प्रोफाइल मेंटेन करते हैं तो वो मिनिमम 4 पेज का होता है और मैक्सिमम 8 पेज का होता है। ठीक है, मैक्सिमम 8 पेज का होता है क्योंकि आपके पास प्रोलॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है, अनरिच्ड एक्सपीरियंस होता है। ठीक, यस, कस्टमाइज मींस ब्रांच स्पेसिफिक रिज्यूमे मेकिंग। अमित, ब्रांच स्पेसिफिक, ब्रांच स्पेसिफिक। तो चूंकि हम फ्रेशर हैं, और जो फ्रेशर होते हैं वो क्या मेंटेन करते हैं? रिज्यूमे मेंटेन करते हैं। जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिनके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो सीवी बनाते हैं। जिनके पास 7-8 ईयर्स एक्सपीरियंस होता है वो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद के ऊपर अपनी किताब लिखना, और बिब्लियोग्राफी मतलब ग्रंथ सूची जिसमें ढेर सारे लोगों की लाइफ की बायोग्राफीज लिखी है, दैट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। ठीक, ये तो हो गया डिफरेंस की बात। हम लोग रिज्यूमे की फॉर्मेट के ऊपर बात करेंगे कि रिज्यूमे में क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे बनाना चाहिए।
और आप इसे आज थोड़ा बहुत इसका रफ आप प्रिपेयर भी, इसका ब्लूप्रिंट आप प्रिपेयर कर लीजिएगा यदि आपने नहीं किया है तो, और किया है तो उसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। मेरे को पता है आपने बना लिया होगा मोस्टली लोगों ने अभी तक। सबसे पहला क्वेश्चन उनको लगता है कि सर मेरे बारे में ही तो मुझे लिखना है, मेरा करियर ऑब्जेक्टिव। मैंने पूछा कि बताओ करियर ऑब्जेक्टिव लिखना ठीक है या ऑब्जेक्टिव लिखना ठीक है। मैंने पूछा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही होगा या एकेडमिक क्वालिफिकेशन सही होगा, क्रेडेंशियल्स लिखूं मैं, क्या सही है। अब मैं डाउट क्रिएट कर रहा हूँ आपके दिमाग में धीरे धीरे। आपको पता है एक रिज्यूमे बनाने की कीमत 6,742 रुपए होती है। यदि आपने टाइम्स न्यू जॉब और नौकरी.com से अप्रोच करके यदि अपना एक रिज्यूमे डेवलप कराया है ना, तो उसकी कीमत 6 से 7 हजार रुपए होती है, यदि आपने उसका प्रीमियम लेवल का सर्विसेज यूज किया है तो। एग्जीक्यूटिव और प्रीमियम लेवल की सर्विसेज में 6 से 7 हजार रुपए कीमत सिर्फ 2 पेज की रिज्यूमे बनाने की होती है। इसका मतलब कुछ तो खास होगा, तभी लोग इतना हैवी चार्ज करते हैं। नहीं, और हम लोग इसको इतने लाइटली लेते हैं। स्पेशली यदि कोई लड़का एमबीए कर रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है, आप तो सब टेक्निकल हो मोस्टली, कोई बच्चा यदि एमबीए का है तो उसका तो वो चेहरा भी नहीं देखते। इनफैक्ट अब जो कैंपसेस मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उसमें से मोस्टली ऐसे होंगे जिसमें आपसे बोला जाएगा कि इस ब्रांच के बच्चों के रिज्यूमेस भेज दीजिए, हम उसमें से स्क्रीनिंग कर लेंगे और कुछ बच्चों को हम उसमें देख करके हम बताएंगे कि टू whom we are going to see forward, which are the student to whom we are looking forward to go for the second round or third round। ठीक, वो खुद ही स्टेप इन करके आपको स्क्रीनिंग करके बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो आपका वो चीज बहुत इंप्रेसिव होनी चाहिए, मतलब प्रॉपर वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपसे पूछा भाई अचीवमेंट लिखना ठीक है कि माइलस्टोन्स ठीक है कि एनेक्डोटिक इंसिग्निया ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स में ठीक है, क्या सही है, क्या लिखा जाए इसमें। सर वो इंटर्नशिप एक वर्ड मैंने सुना है, इंटर्नशिप होता है, एक होता है मेजर ट्रेनिंग, होता है माइनर ट्रेनिंग। क्या लिखें उसको, प्रोजेक्ट्स लिखें, क्या लिखें उसमें, समर इंटर्नशिप लिखें कि इंटर्नशिप लिखें, समर ट्रेनिंग लिखें कि इंटर्नशिप लिखें कि प्रोजेक्ट्स लिखें, इसमें भी हमें डाउट है। ठीक, सर वो एक अचीवमेंट वर्ड होता है, अचीवमेंट में कोई मैं ये आपको सिर्फ डाउट्स बता रहा हूँ कि ये सारे डाउट्स होते हैं या होने चाहिए बच्चे को, राइट, कि पता होने चाहिए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको। तो सबसे पहली चीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब आप बनाते हैं रिज्यूमे, मैं भी आपसे 2-3 रिज्यूमे अभी यहाँ शेयर भी करूंगा स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं पहले भी बेसिक्स आपको थ्योरी समझा दूं, फिर उसके बाद मैं आपसे 4-5 बच्चों के रिज्यूमे शेयर करूंगा यहाँ पे स्क्रीन पर, और उसको देखिएगा। आपको पता है जब बच्चा विदेश में जाके पढ़ाई करता है, किसी भी जगह पे किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाता है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाता है, तो वहां उससे मांगा जाता है, उसका सीवी मांगा जाता है। वहां रिज्यूमे नहीं मांगा जाता, सीवी मांगा जाता है। और वो सीवी जो होता है मैक्सिमम 1 पेज का होना चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 1 पेज। ये राइटिंग में लिखा हुआ है, ये प्रिस्क्राइब्ड है कि योर सीवी शुड नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 1 पेज। और वो 1 पेज इतना डेप्थ होता है ना, उसमें इतना इतना हैवी होता है, वो बल्कि होता है कि यदि आप उसके एक एक लाइन को पढ़े, डिकोड करें, तो उसमें बहुत लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई, ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। मतलब वो आप हार्वर्ड में जा रहे हैं, आप किलॉग में जा रहे हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, तो वो जानते हैं कि भाई क्यों आना चाहते हैं, आपने इसके पहले कोई इंडस्ट्री रन करी है क्या, ये कोर्स हमारे यहाँ से जो कर रहे हो किस तरह से बेनिफिटेड होगा आपके फ्यूचर कॉल के लिए, आपके फ्यूचर है ना एडवांटेजेस का क्या आपको मिल सकता है। ऐसे तमाम तरीके की चीजें और इन्फॉर्मेशन जो होती है ना आपके रिज्यूमे के अंदर, वो बहुत आई मीन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रिज्यूमे प्रिपेयर कराते हैं वो आपसे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिज्यूमे ऊपर टॉप पे लिखेंगे, आपका A4 साइज का पेपर होता है, A4 साइज का पेपर, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे लिखेंगे रिज्यूमे। और जो रिज्यूमे लिखेंगे वो कैपिटल में लिखा होगा, RESUME रिज्यूमे। कुछ लड़के बोलते हैं सर रिज्यूमे में लिखना, रिज्यूमे जरूरी है, इसमें बहुत से डाउट है। मध्य प्रदेश में जितना देखा हूँ अलग अलग कॉलेजेस के अंदर बच्चों को जब ट्रेनिंग दी जाती है रिज्यूमे मेकिंग के ऊपर, तो बहुत से तमाम तरह के क्वेश्चंस हैं। और जैसे मान लीजिए मेरा अपना एक ईगो है, मैंने उस ईगो में आके आपसे कुछ बोल दिया, अब सामने वाले बच्चे को किसी और फैकल्टी या किसी और XYZ के थ्रू कुछ और पता चला, तो वो बच्चा एक तो पहले मन में डरता है कि मैं किसी और फैकल्टी के बारे में कुछ बोलूंगा तो फिर ये डांटना स्टार्ट कर देंगे मेरे से, है ना, कि उन्होंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और कहा है। ऐसे तमाम डाउट्स है, लेकिन मेरा कहना है कि हर एक चीज में लॉजिक इंपॉर्टेंट है, रीजंस इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हें उसका आइडेंटिफाई रीजन यदि पता हो तो इसका मतलब फिर तुम्हें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, मतलब टेस्टेड एंड प्रूव्ड होनी चाहिए चीजें। अब मान लो यदि मैंने तुम्हारे साथ में एक कागज, एक कोरा कागज दे दिया, मुझे कैसे पता चलेगा बिना पढ़े कि ये एक एक्सपीरियंस बच्चे का है कि एक फ्रेशर स्टूडेंट का है, मुझे कैसे मालूम चलेगा। कई लोग मना करते हैं कि बच्चों को ऊपर टॉप पे रिज्यूमे लिखना नहीं चाहिए। यदि ये तुम्हारे कॉलेज में कैंपस हो रहा है, यदि कॉलेज में तुम्हारे कैंपस हो रहा है, तो मुझे पता है कि ये सारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सब फ्रेशर ही हैं, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहां रिज्यूमे लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन यदि एक मान लो एग्जाम्पल, ये एक वर्चुअल ड्राइव हो रही है, उसमें कुछ बच्चों के पास थोड़ा बहुत पहले से 1-2 years का एक्सपीरियंस होता है, 6 months का एक्सपीरियंस होता है, तो वहां लिखना जरूरी है हमें कि हम ये रिज्यूमे बना रहे हैं। मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जैसी सिचुएशन हो, जहां प्लेस हो, अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्लेस। अब जिंदगी भर के लिए हमारा करियर ऑब्जेक्टिव एक जैसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं अभी आता हूँ रुपेश जी, उस पर बात करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले टॉप पे रिज्यूमे लिखना है, लेकिन कब, जब आप कॉलेज के लिए नहीं बना रहे हो, मतलब कॉलेज के आप कहीं डिसाइड कॉलेज इफ यू आर गोइंग टू सबमिट ऑन
ऑनलाइन फोरम पे यदि आप कहीं दे रहे हो तो उसके लिए आपको पहले टॉप पे रिज्यूमे कैपिटल में लिखना है, उसके नीचे आपका नाम रनिंग लेटर्स में होगा। रनिंग लेटर्स का मतलब आपके नाम का पहला अल्फाबेट कैपिटल में होगा और उसके बाद सब स्मॉल में होगा। उसका फॉन्ट साइज होना चाहिए 14 और फॉन्ट का फॉर्म होना चाहिए टाइम्स न्यू रोमन और एरियल ब्लैक। इस मेरे को लगता है इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सब कुछ बहुत क्लियर एकदम कट बताया आपको। एरियल ब्लैक या टाइम्स न्यू रोमन, मोस्ट प्रेफरेबल जो होता है वो टाइम्स न्यू रोमन। फॉन्ट फॉर्म होता है, फॉन्ट साइज होता है 1414। जितने भी टाइटल्स होते हैं वो सब 14 में होते हैं और जितनी भी चीजें इनमैश में लिखी जाती हैं वो सब 1 to 12 फॉन्ट साइज में होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपने अपना रिज्यूमे लिखा, उसके नीचे आपने रनिंग लेटर में अपना नाम लिखा, उसके ठीक नीचे आपने ब्रांच लिख दिया और टॉप लेफ्ट में आपने दो चीजें लिखी। एक तो आपने नेम डाला, नेम अपना नाम कैपिटल में, और उसके बाद आपका 10 डिजिट मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया और साथ में अपनी मेल आईडी। मेल आईडी कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल लगनी चाहिए पढ़ने पर कि प्रोफेशनल एक आईडी है। ठीक, उसके बाद टुवर्ड्स द राइट पैरेलल, एक तो आपने ऊपर में टॉप पे क्या लिखा था रिज्यूमे, उसके नीचे आपका नाम और उसके नीचे क्या था आपका ब्रांच, और उसके बाद लेफ्ट साइड टॉप लेफ्ट मतलब पेज का जो सबसे किनारा वाला हिस्सा है लेफ्ट में, वहां पे आपने अपना क्या लिखा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी। और उसी के ठीक पैरेलल राइट साइड में क्या लिखना है आपको, क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस, या लिखना है मेलिंग एड्रेस, या लिखना है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, मेलिंग या क्रॉसपॉन्डिंग लिख दो। याद रखना कोई भी एड्रेस बिना पिन कोड के अधूरा माना जाता है, पिन कोड उसमें होना ही होना चाहिए, 5 डिजिट नंबर। ठीक है, पिन कोड उसमें होना चाहिए, देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आता है आपको फिर एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए और उसके नीचे लिखना चाहिए फिर करियर ऑब्जेक्टिव। अब ये करियर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक अलग ही इसमें है ना, इसमें अलग ही एक प्रॉब्लम है। ज्यादातर लोग कट कॉपी पेस्ट करते हैं और 3-4 जगह से यदि कट कॉपी पेस्ट कर लिए तो हमें खुद नहीं पता होता हमने चुराया कहाँ से कौन सी चीज है। सब प्रीतम दा नहीं बन जाएंगे। प्रीतम दा भी पता है ना, लोग बोलते हैं पायरेटेड म्यूजिक दिखाते हैं, पायरेटेड उनकी म्यूजिक होती है, लेकिन सारे कंपोजर प्रीतम दा थोड़ी बन जाएंगे। उसके लिए नकल के लिए अकल भी होना चाहिए, नकल और अकल दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसका तरीका होना चाहिए आपको बोले, जैसे लड़के लिखते हैं looking for a challenging position in an organization wherein I can utilize on all my abilities to meet the growth and self, ऐसा कुछ करके। इसमें कहाँ पता चला कि तुम टेक्निकल के हो, कैसे पता चलेगा तुम ईसी के हो, मतलब मैकेनिकल के हो, ईसी आईटी सीएस का मेरे को पता कैसे चलेगा तुम्हारा करियर ऑब्जेक्टिव पढ़ करके। और वैसे भी जो कंपनी आ रही है वो कंपनी टेस्टिंग के लिए आ रही है कि प्रोग्रामिंग के लिए आ रही है कि कोडिंग के लिए आ रही है। हाँ मैं दिखाता हूँ नैन्सी, अभी नैन्सी में दिखाता हूँ। अभी आई डिस्प्ले है ना आफ्टर द क्लास, अभी 5-7 मिनट के बाद मैं डिस्प्ले करूंगा अभी स्क्रीन के ऊपर। उसमें काफी बच्चों के रिज्यूमेस पहले से बने हैं, तो जो मैं बता रहा हूँ वो ऑलरेडी पहले से बना बनाया आपको दिखेगा। ठीक। तो सबसे पहले आ गया करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव बी श्योर कि मैक्सिमम 2 लाइन, सॉरी मिनिमम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन, नॉट मोर देन दैट। ये सब प्रोटोकॉल्स है। आपका करियर ऑब्जेक्टिव कम से कम 2 लाइन का होना चाहिए और मैक्सिमम 3 लाइन का होना चाहिए। 1 लाइन का नहीं होना चाहिए और 4-5 लाइन का नहीं होना चाहिए। आपने लिख दिया मान लीजिए टू वर्क इन एन आईटी कंपनी, अब आईटी डाल दिया ना आपने, टू वर्क इन एन आईटी कंपनी where there is a scope to learn the technical improvement and knowledge enhancement related to अब उसको आपने ब्रांच से रिलेट कर दो। ठीक है, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिबिट द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऐसा मतलब आपको अपना ऑब्जेक्टिव जो बनाना है वो अपने ब्रांच से रिलेटेड बनाना है। समझ में आ रहा है? मेरे को टूल्स एंड मशीन्स अच्छी लगती है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अच्छी लगती हैं, मेरे को एप्लीकेशंस अच्छी लगती हैं। तो जो आपने वर्ड बोला है, ठीक, या टेक्नोक्रेटिक इनपुट्स मेरे को अच्छे लगते हैं, तो जो बोला आपने उसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर लीजिएगा। ओके, ये पॉइंट क्लियर है? करियर ऑब्जेक्टिव वाली बात समझ में आई आप सभी को? मिनिमम 2, मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दिस। ठीक, आपको ब्रांच स्पेसिफिक अपना करियर ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करना है। ठीक, रजत मैं अभी दिखाऊंगा, अभी एक रिज्यूमे आपको बना बनाया दिखाऊंगा, उसमें सब कुछ पहले से बना हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है ओके। इसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन। देखो एकेडमिक बोल के देखो जरा, और एजुकेशनल, इसमें से एक बहुत ही एक इजी वर्ड लग रहा होगा एजुकेशनल, और जैसे एकेडमिक बोलो ना थोड़ा सा ग्रेविटी ज्यादा आ रही है। तो आपको क्या लिखना है, या तो क्रेडेंटल्स लिखो या तो बेस्ट है क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखो। दोनों में से हैवी कौन सा लग रहा था, एजुकेशनल और एकेडमिक में? एजुकेशनल इजी लग रहा था, एकेडमिक लग रहा था कि जिनके पास एक हैवी प्रोफाइल है उनके लिए वर्ड एकेडमिक या क्रेडेंटल्स यूज किया जाता है। क्योंकि आप फ्रेशर हो, आप बढ़िया है, अच्छा है कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्ड यूज करो। इसमें सबसे पहले तो आपका हो गया एग्जामिनेशन, क्या क्या अभी तक आपने पास किया है, डिसिप्लिन आपका क्या था, वो कॉलेज ऑब्लिक स्कूल, एक टेबल बनाना है आपको, टेबुलेशन बनाना है। उसके बाद बोर्ड ऑब्लिक यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, और फिर परसेंटेज। राइट, ये आपका ऐसे टेबल बन जाएगा।
मैं भी दिखाऊंगा तो उसमें आपके सामने सारी चीजें पहले से बनी बनाई होगी। ठीक, तो आपने ये कर लिया, और इसके करने के बाद मान लो आपके 10th में, अब ये इसमें यूनिक क्या है, कुछ यूनिक नहीं है, मोस्टली बच्चे ऐसे ही बनाते हैं। अब ईयर ऑफ पासिंग मान लीजिए आपका 2016-20 है, या मान लीजिए किसी बच्चे का 17-21 है, तो उसको वहां पे ईयर ऑफ पासिंग में डायरेक्ट 2016 या सॉरी 2020 नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप पास हुए नहीं हो। आपका एकेडमिक जो कैलेंडर के हिसाब से आप 17-21 के स्टूडेंट हो, तो यहाँ पे लिख दो ये सब टाइम्स न्यू रोमन में ही रहेगा, सारा का सारा कार्निक टाइम्स न्यू रोमन में रहेगा, उसका फॉन्ट साइज 14 ही रहेगा, जितने भी टाइटल्स होंगे वो सब 14 में रहेंगे, और उसके अंदर की जो चीजें लिखी हुई होंगी वो सब 1 to 12 में होंगे। ओके, इसके बाद आपका बोर्ड क्या है, सीबीएसई है कि एमपी बोर्ड है? कुछ लड़के उसको स्टेट बोर्ड भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर एमपी बोर्ड में, बिहार बोर्ड या मेरा बुंदेल, कहीं भी किसी भी बोर्ड से मैं हूँ तो मैं हिंदुस्तान का ही, तो मैं यदि नहीं डिस्प्ले करना चाहता तो मैं चाहूँ तो स्टेट बोर्ड भी लिख सकता हूँ। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि सब के सब उठा के स्टेट बोर्ड ही लिख देना, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब बनाते हो ना, तो थोड़ा उसको इंटेंशनली बनाओ, लॉजिकल होकर के बनाओ, उसको थीम बेस्ड होकर के बनाइए। सीबीएसई है या आपका मान लो आईसीएसई है, तो जो भी आपका बोर्ड है वो आप मेंशन कर दीजिएगा। अभी फिलहाल आप आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी, आरजीबी, आपने आरजीबी का नाम डाल दिया, कॉलेज और स्कूल में अपने कॉलेज स्कूल का नाम डाल दिया। अब लड़के बोलते सर ये तो बहुत इजी गोइंग है, इसमें क्या डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि मान लो तुम डीपीएस के पास आउट हो, एग्जाम्पल मान लो तुमने कार्मेलाइट स्टूडेंट हो, मैं केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस 1 का प्रोडक्ट हूँ। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू कैंपस 1 हिंदुस्तान के टॉप 10 स्कूल्स में से एक है, तो मेरे को ये चीज मेंशन करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? दिखाने वाली चीजों को दिखाओ और छिपाने वाली चीजों को छिपाओ, मतलब हाइड करो जहां तक कर सकते हो। जब वो बातचीत होगी फिर हम देखेंगे, जब वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तब हम उसको देखेंगे हमें उनको कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई अभी आपको? आप यहाँ लिख सकते हो, जैसे अपने मान लो 10th में, सपोज मान लो आपका 10th में 83% आया है। अब मुझे कैसे पता कि उसमें तुम्हारा मैथमेटिक्स में 100 आउट 100 आया है या अबव 90 आया है? ये तो आपको उसमें स्टार मार्क करके मेंशन करना चाहिए कि सर आई ऑब्टेन्ड 100 आउट 100 इन क्लास 10th इन मैथमेटिक्स, मतलब मेरे मैथमेटिक्स में 100 आउट 100 आए थे, तो एक स्पेशल अचीवमेंट हो गई। या इन दीज 3 सब्जेक्ट्स आई गॉट डिक्टेंशन, मेरे को इन 3 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन मिला हुआ था, तो एक स्पेशल अचीवमेंट हो गई आपकी, जो आप अलग से स्टार मार्क करके, जो टेबल बनाया उसके नीचे स्टार मार्क करके मेंशन कर दो आप। अच्छा, अभी आपने क्या किया, अभी आप 6 सेमेस्टर में हो, तो अभी आप 6 सेमेस्टर में हो तो लिख दो एवरेज टिल 6 सेमेस्टर, एवरेज टिल 5th सेमेस्टर। ये आपका यहाँ पे जो परसेंटेज है ना, वो लिखना होगा कि 7.56 सीजीपीए, एवरेज टिल 6 सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, ऐसा करके डाल देना है, क्योंकि अभी आपका भी क्लियर 100% नहीं हुआ है, और आपने ईयर ऑफ पासिंग में तो लिख ही दिया था कि 17-21। ओके, फिर उसी तरीके से आपका 10+2 का है, फिर 10th का है, मतलब इंटरमीडिएट का है, सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। इसमें भी कई लोगों को डाउट होता है कि सर इसमें हायर सेकेंडरी कौन सा था, सीनियर सेकेंडरी? सीनियर सेकेंडरी मतलब 10th हो गया, और हायर सेकेंडरी मतलब 12th हो गया। उसके भी जो आपके परसेंटेज है वो भी कोट कर दीजिए, मतलब इसमें आपको जो कोट करेंगे टोटलिटी में मेरे को बस परसेंटेज दिखेगा, लेकिन यदि आपके किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे स्कोर आए हैं, वो सब्जेक्ट वाले स्कोर अलग से स्टार मार्क करके मेंशन कर देना चाहिए, क्योंकि ये दिखाने वाली चीज है। इसको आप चाहो तो अलग से एक्स्ट्रा ट्रेनिंग बोलो, या तो सिर्फ इसको ट्रेनिंग ऑब्लिक इंटर्नशिप बोलो। ये सारा का सारा जो मैं आपकी सीक्वेंस आपको दे रहा हूँ, इसमें फैक्ट ये है कि सबसे पहले करियर ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा ही आएगा, उसके बाद ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप, या आपने मेजर माइनर लिखना चाहते हो तो मेजर माइनर आपने मेंशन कर लिया। ठीक, इसके बाद मान लो आपने बोला कि सर इस एग्जाम्पल आप इसमें कुछ मेंशन करना चाहते हो, स्पेसिफिक कुछ इसमें आप डालना चाहते हो अपने इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी लिखना है सबसे पहले तो, कि आपने कहाँ से किया, ड्यूरेशन कितना था, और उसमें आपकी लर्निंग्स क्या थी। 3-4 लाइन के आपने उसमें लर्निंग्स लिख दी, किस प्रोजेक्ट के ऊपर, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने काम किया था, किस क्लाइंट के लिए काम किया था, उसका नाम क्या था, सॉफ्टवेयर को जो आपने बनाया है उसका नाम क्या है एग्जैक्टली, राइट। ये सारी चीजें आपको कहाँ मेंशन करनी है, जहाँ पे आप इंटर्नशिप वर्ड यूज कर रहे हो, या जो ट्रेनिंग वर्ड यूज कर रहे हो, या जो प्रोजेक्ट लिख रहे हो, वहां पे ये मेंशन करना है। यदि प्रोजेक्ट 4 हैं आपके, तो चारों को आप डिस्क्राइब करो, उसमें लिखो नेम, प्रोजेक्ट नेम, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब 15 डेज भी लिख सकते हो, और तरीका एक और है छिपाने का, 15 डेज 20 डेज ये ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है, बजाय इसके कि तुम ये बोलो कि मैंने 1 जून से लेके 15 जून तक मैंने ये कंप्लीट है, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना। जून, 1 जून से, इससे बढ़िया है कि आप ये लिखो 30 डेज, 15 डेज, 7 डेज,
राइट। ये थोड़ा सा एक डोमेन इसका ज्यादा आता है, डोमेन इसका जो नेम की जो डोमेन है उसकी ग्रेविटी यहाँ ज्यादा इनलार्ज हो जाती है। और लर्निंग्स में आपको लिखना है कि आपने इसमें किस टेक्नोलॉजी पे काम किया और आपकी आपने सीखा क्या और टीम साइज क्या थी, टीम साइज क्या थी, ठीक है। वेल इसके बाद आता है नंबर फिर अचीवमेंट्स का। अचीवमेंट्स में यदि आपको लगता है कि आपके पास अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है तो उसको दोनों में डिवाइड कर लेना, फिर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर में। मतलब आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में आ गया नॉन एकेडमिक और को करिकुलर में आ गया आपके एकेडमिक। एकेडमिक में क्या लिखोगे? एकेडमिक में एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिखा कि सर गॉट बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड इन सीनियर सेकेंडरी, है ना, सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में मेरे को बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था, ठीक है। या ये बोल सकते हो एग्जाम्पल द रिसीव्ड बेस्ट कैडेट अवार्ड इन एनसीसी फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही लिख रहे हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। पार्टिसिपेटेड इन नेशनल लेवल एनुअल एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप एंड प्राइम मिनिस्टर रैली एंड हेल्ड एट न्यू दिल्ली एंड रिसीव्ड एनसीसी ए सर्टिफिकेट एग्जाम्पल। मतलब ऐसा कुछ भी आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। अभी आप पे डिपेंड करता है कि मतलब अब जैसे मान लो किसी लड़के ने बोला सिक्योर्ड इन फर्स्ट प्लेस इन वॉलीबॉल एट कॉलेज इन ईयर 2019, फर्स्ट प्लेस है ना, सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस, पार्टिसिपेटेड इन रोबोटिक्स एट द टेक फेस्ट हेल्ड एट एनआईटी जयपुर, represented Kho team and volleyball team various times, undergone certified an adventure camp in Missouri for 10 days example, ठीक है। समझ में आ रहा है ये अचीवमेंट्स की बात हो रही है। अब बात आती है कि सर मेरे पास एज सच कोई बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट नहीं है अचीवमेंट की, तो मैं क्या डालूं? रैंक्ड लिख दिया, ऑब्टेन्ड लिख दिया, सिक्योर्ड लिख दिया। यदि मेरे पास लंबी लिस्ट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा फिर? उसका तरीका बड़ा सिंपल है। उसका तरीका ये है कि आपको कुछ चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। यू नीड टू क्रिएट सम लाइंस फॉर यू जो कि फेक है। क्या है? फेक। लेकिन आपको क्रिएट करनी आनी चाहिए और उसको निभाना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? उसको मैनेज करना आना चाहिए उन सेंटेंसेस को, कि जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन हो तो आप उसको मैनेज कर पाए। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लो मेरे शुरू से बहुत मतलब आई वाज द एवरेज स्टूडेंट सपोज, और मेरे को कुछ अच्छा बना के बोलना है तो मैं बोल सकता हूँ कि सर आई बीन अपॉइंटेड द हेड गर्ल हेड बॉय ऑफ माय स्कूल सिंस 9 टू क्लास 12, राइट। झूठ बोलना है, झूठ फैजान, झूठ नहीं बोलना है, इसको बोलते हैं डिप्लोमेट होकर डिप्लोमेटिक आंसर देना है। इसको बोलते हैं डिप्लोमेटिक। झूठ मतलब बहुत मैंने पहले भी बोला है, झूठ एकदम ब्लैक स्पॉट नहीं होना चाहिए और सच इतना कड़वा भी नहीं होना चाहिए कि उसकी घूट ना पी पाए, ठीक है। दोनों का मिक्स होना चाहिए और उसको निभाना आना चाहिए कुल मिला करके, ठीक है। आप बोल सकते हो सर मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड दिया है। आप समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? मैंने ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने आई चेक मतलब मैंने वॉलंटियरिंग करी है। ईच वन टीच में मैंने स्लम एरिया में जाके पढ़ाया है। कौन चेक करने वाला है कि आपने क्या पढ़ाया है? ठीक है। हाँ यस यू आर राइट अविकल, सही कह रहे हो। झूठ नहीं बोलना है, कुछ चीजें छिपानी है। देखो वो जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है ना वो हमारी पर्सनल चीजें हैं और हमें कोई पर्सनली जानता नहीं है, तो हमें वो प्रोफेशनली वो क्यों लाइक या डिसलाइक करेगा? तो हमें अपनी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को वहां डिस्प्ले करना है। हमें अपनी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी को डिस्प्ले करना है, ठीक है। वेल तो मैं ये बता रहा था कि आप ब्लड डोनेशन कैंप या वॉलंटियरिंग का ईच वन टीच वन कैंपेन है ना, आपने एक ठाना है कि एवरी वीकेंड आई विल गो टू स्लम एरिया टू टीच पीपल, ठीक है। जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लाइक वाइज है ना। बेची बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टाइप का है ना। इसमें इस कैंपेन में सर आई वाज एक्टिवली इन वर्क फॉर 5 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है ना ऑन माय वीकेंड आई यूज्ड टू विजिट द प्लेस। कुल मिला करके मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप उनको ये बताओ सर आई एम हैपनिंग गाय, आई एम मूवेबल गाय, आई एम मेरे अंदर मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, एंथुसियास्टिक हूँ मैं, और मैं वे फॉरवर्ड आगे चीजों को अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद जो अचीवमेंट्स की बारी खत्म होगी उसके बाद आता है दो और चीजें आती हैं। एक आता है सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट में लिखना है आपके जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है टेक्निकली उसको लिख दो। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में अपने हॉबीज और इंटरेस्ट डालते हैं, ठीक है। अपने हॉबीज और इंटरेस्ट में जो जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं वो आप डाल सकते हो, ठीक। जैसे मैंने आप अचीवमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस मत हो, राइट। या आप ये भी बोल सकते हो सर आई एम वेरी गुड, आई एम ए वेरी गुड मोटिवेटर एंड टीम मेंबर, राइट। सर I developed automated an automatic this that program and using C++ as a project, और 1 month समन ट्रेनिंग मैंने इसमें करी है, प्रोफिलिक सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज में से करी है।
मतलब कुछ उनको ऐसा बताना है जिससे उनको ये लगे यार ये प्रॉमिसिंग गाय है, इसको एक चांस देना चाहिए, और इसको यदि हमने मिस कर दिया तो इसे कोई और उठा लेगा, मतलब कोई इसको और ले लेगा, यदि हमने इसे नहीं लिया तो कोई इसे और ले लेगा। अब कोई लड़का है रेड हेड सर्टिफिकेशन उसने करा है, राइट, या एनएफएस का करा है, डीएनएस का करा है, या इस तरह के सर्टिफिकेशंस किसी ने करा है एग्जाम्पल, या कोई सिस्को का सर्टिफिकेशन है किसी के पास, सन जावा सर्टिफाइड है, या माइक्रोसॉफ्ट उसने पार्टनरशिप प्रोग्राम किया हुआ है, ये सब अलग से उसमें स्पेसिफाई करना चाहिए, सर्टिफिकेशंस में अलग से लिखना चाहिए। ऑरेकल सर्टिफाइड है लिखना चाहिए, यानी खास चीजें, ठीक है, ये सब चीजें खास हैं आपको डालनी चाहिए। वेल इसके बाद फिर जो नंबर आता है, मैंने जैसा कहा अभी आपको, कि एरियाज ऑफ इंटरेस्ट में आपको अपनी हॉबीज लिखनी है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, कोई जरूरी नहीं कि वो नेशनल या स्टेट लेवल का ही हो, या रीजनल लेवल का हो, क्लस्टर लेवल का हो। वो यदि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी है, अब मान लो यदि मेरे को 9 से लेकर 12 तक में बेस्ट, मतलब मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट का यदि अवार्ड मिला है, इससे क्या बात साबित होती है? इससे ये साबित होता है कि मैं बहुत पंक्चुअल था, मैं बहुत सिंसियरली मतलब स्कूल जाया करता था, राइट। मतलब एक ऐसी चीज बताना जिससे उनके दिमाग में होल्ड आ जाए, मतलब दिमाग में इस बात को एक अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि दिस गाय इज स्पेशल, दिस गाय इज अ डिफरेंट वन, डिसिप्लिन्ड वन, यस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जहां तक सवाल है तो मैंने बताया ही। आप कॉलेज में यदि आपने वॉलंटियरिंग, अब कौन देखने जाता है कि तुमने कॉलेज में टेक फेस्ट जो हुआ था उसमें तुमने की मेंबरशिप में रोल किया था, या चीफ कोऑर्डिनेटर थे तुम, या तुम उसमें हेड कोऑर्डिनेटर थे, या सिर्फ उसमें तुमने वॉलंटियरिंग करी थी, कोई देखने थोड़ी जाता है। ये तो आप जो बताते हो, जो आप दिखाते हो, वही सामने वाला उसी, है ना, उसी आंख से देखता है जिस आंख से उसको आप दिखा रहे हो, ठीक। अश्वनी चौबे जी, जब मैं आपको भी डिस्प्ले करूंगा ना, तो ये सारा हिचपॉच जो अभी आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं, सर्टिफिकेट्स तो चेक करेंगे, सर्टिफिकेट्स चेक करेंगे, मैं बात अचीवमेंट्स की कर रहा हूँ, सर्टिफिकेशंस की बात नहीं कर रहा। यदि बात तुम्हारे सर्टिफिकेशंस की हो तो वो तो कभी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप बताओ मुझे कि बेस्ट अटेंडेंस अटेंडेंस अवार्ड तुमको मिला है तो कोई क्रॉस चेक करेगा क्या आपसे? उसका कोई कुलार्ज होगा आपके पास? आपने यदि कहीं वॉलंटियरिंग करी है तो कोई जरूरी है कि आपको कहीं से कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला हो? कोई जरूरी तो है नहीं कि आपको कोई अप्रिसिएशन लेटर मिला हो कि नहीं आपने बहुत अच्छा किया, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप तो कोई स्टूडेंट थे, कॉलेज टेक फेस्ट में आपने पार्टिसिपेशन किया है, आप जैसे ही और भी दूसरे स्टूडेंट थे जिसने कोऑर्डिनेट किया था, ठीक है। वेल इसके बाद फिर नेक्स्ट आता है फिर आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एरियाज ऑफ अचीवमेंट, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और नेक्स्ट टू दैट आता है फिर पर्सनल मेमोरेंडा। और पर्सनल मेमोरेंडा में या पर्सनल डिटेल या पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको बोल सकते हो आप, पर्सनल प्रोफाइलाइजिंग भी बोल सकते हैं, जिसमें आप खुद का दोबारा नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी अपना नाम अपने टॉप पे लिखा था, यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे आप, पापा के नाम के आगे मिस्टर या श्री लगा देंगे, पापा का शॉर्ट नेम लिखे वो ठीक है, ब्रैकेट में यदि उनको आप ऑक्यूपेशन भी डालना चाहे तो डाल दीजिए। और मदर का नाम जरूरी नहीं है लिखना। लैंग्वेजेस नोन में जरूर लिख दीजिए, आपको इंग्लिश हिंदी, पहले फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कोड करिए, फिर हिंदी लिखिए, फिर थर्ड कोई आपको और, है ना, नेशन वाइड कोई और दूसरी आपको लैंग्वेज आती है तो आप थर्ड लैंग्वेज भी मेंशन कर सकते हैं। और फिर इसके बाद कोई आपने फॉरेन कोई लैंग्वेज पे भी आपकी अच्छी कमांड है, जैसे फ्रेंच, ग्रीक, जापानीज, स्पेनिश लैंग्वेज भी आप, मतलब कोई लैंग्वेज, दो लैंग्वेज तो मस्ट है, इंग्लिश एंड हिंदी डाल देना। यदि इंग्लिश हिंदी के अलावा कोई थर्ड डाल रहे हो तो उसको एंड करके मार्क कर दीजिएगा, एक्सेट्रा मत लिख दीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ डॉब लिख देना है ऊपर, डीओबी डॉब करके। इसमें आपको एक अमेरिकन स्टाइल में लिखनी है, मतलब जैसे माइन इज सेकेंड मई तो मैं लिखूंगा सर टू बना करके NDMAY, कॉमा, और फिर उसके बाद जो आपका ईयर है वो आप मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आप स्ट्रेंथ उसमें मेंशन जरूर कर दीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम 4 अपनी स्ट्रेंथ उसमें मेंशन कर दीजिएगा। और हॉबीज और इंटरेस्ट आपने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है जिसका नाम था एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, ठीक। ये जो मैंने भी आपको बताया है ये बेसिक्स है, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास एक पेज का मेरे को बनाना है तो ये सारी डिटेल एक पेज में तो नहीं आएगी। अब डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन उस पर डिपेंड करता है कि आप एक पेज में ड्रॉ करते हो कि दो पेज में ड्रॉ करते हो। एक पेज वाले को हमें थोड़ा सा प्रॉपर डिजाइंड तरीके से प्रॉपर उसका हमको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा कि हम उसे कैसे यूज करना चाहते हैं। मैं भी दिखाता हूँ आपको बना के A4 साइज पेपर में, इफ यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन जस्ट सिंगल पेज, हाउ टू डू सो, कैसे करना है, ठीक ठीक है। पहले हम एक बच्चे का यहाँ पे हम लोग रिज्यूमे देखते हैं, हैव अ लुक।
ठीक है, ये हो गया आपका पेज 1 एंड दिस इज हियर पेज 2। जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं है। ये आपने एक देख लिया, सीधे सेकंड वन। अब तुम देख के तुम लगता कि ऐसा कुछ है, मतलब आंख बंद करके सामने वाला हाँ बोल देगा, मतलब उसको एक गट फील आ जाएगा कि दिस स्टूडेंट हैड पेड लॉट मच टाइम इनटू प्रिपेयर दिस, मतलब काफी बच्चे ने मेहनत करी है, काफी इसमें समय दिया है। ऐसा नहीं कि हैंकी पैंकी कुछ भी उठा के डिटेल लिख दिया जस्ट फॉर मेकिंग ही और शी हैज ड्रॉन ओवरनाइट। शी टुक टाइम टू प्रिपेयर दिस होल रिज्यूमे। अभी दिस गर्ल इज प्रेजेंटली स्टडीइंग इन रोहतक आई एम रोहतक, शी वाज फ्रॉम एसजीटीएस इंदौर। एक बार इसका स्नैपशॉट ले लो, बस आप इसका स्नैपशॉट ले लो, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली यही फॉलो करना है वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन, इसका स्नैपशॉट ले लो बस। अब देखो इसमें करियर ऑब्जेक्टिव में लिखा है ना कि सीकिंग चैलेंजिंग रिवॉर्डिंग करियर इन आईटी इंडस्ट्री, मतलब ये आईटी का बच्चा लिख रहा है उसके लिए परफेक्ट है, ये मैकेनिकल के बच्चे के लिए परफेक्ट नहीं, उसको टूल्स एंड मशीन्स या डिवाइसेस का नाम देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड ऑल। एक वन पर्टिकुलर वर्ड आई मिस्ड आउट in suggesting all the inputs here, that was your technical exposure, technical depth या technical skills लिख सकते हो आप, उसमें जो भी लैंग्वेजेस आपने सीखी है वो सारा डाल सकते हो आप, सी, सी प्लस प्लस, ऑरिकल जावा, कोर जावा या एडवांस जावा, पाइथन, डीबीएमएस लाइकवाइज। अचीवमेंट्स पढ़ो आप क्या लिखा है, वन इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल जो भी है, स्कॉलरशिप होल्डर अवॉर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, participated in more than tests and competitions and won prizes, got painting exhibition in Manit Tech Fest, done anchoring in a college annual day function। मतलब ये सब पढ़ने समय क्या लग रहा है, ये पढ़ने समय ये समझ में आ रहा है कि सामने वाले के अंदर क्या है, एक लीडरशिप है, ओपन माइंडेड है, फ्रैंक बच्चा है। उस देर के आप जो क्वेरीज हैं रिज्यूमे को लेकर के वो मुझसे पूछें। मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है, आपकी जो क्वेरीज हैं वो इंडिविजुअली 1 to 1 पूछे मेरे से। हेलो सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर जो अपन रेज्यूमे बना रहे हैं तो सबसे ऊपर हेडिंग जो रेज्यूमे डालना है वो उसका फॉन्ट साइज कितना रहेगा? 14। और रेज्यूमे जो ऊपर हेडिंग डाल रहे हैं अपने नाम के ऊपर वो सबसे डालना पहले जरूरी है रेज्यूमे डालना?
बता रहा हूँ। सबसे पहले यदि आप जब रिज्यूमे लिखते हो 14 के साइज में लिखना है, नंबर 1। क्लियर है? उसके नीचे अपना नाम लिख रहे हैं, वो हमें रनिंग लेटर्स में लिख रहे हैं। रनिंग का मतलब पहला अल्फाबेट आपके नाम का कैपिटल में होना चाहिए, वो भी 14 में लिख रहे हैं। उसके नीचे ब्रांच लिख रहे हैं, ब्रांच 12 के फॉन्ट साइज में लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया एक। इसके बाद जो आप लेफ्ट में लिख रहे हो, जहां पे था आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सब 12 में लिखना है। और ठीक पैरेलल उसके जो राइट साइड कॉर्नर में लिख रहे थे आप, जहाँ का कॉरस्पॉन्डिंग है मेलिंग एड्रेस, वो भी 12 में लिखना है। फिर उसके नीचे जब आप करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वो 14 में लिखना है, और जो करियर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं वो 12 में लिखना है। मतलब हेडिंग क्या है, करियर ऑब्जेक्टिव, वो 14 में रहेगी। और कौन से में रहेगी? रनिंग लेटर्स में रहेगी, कैपिटल में नहीं रहेगी। CARER। अच्छा, इसमें एक और मिस्टेक बहुत होती है, लोग करियर कैरियर में अंतर कर देते हैं, CRER कर देते हैं। करियर कैरियर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऑब्जेक्टिव आपने लिखा, कुछ लड़के एम लिखते हैं, कुछ लड़के सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही लिखते हैं। अरे भाई, हमारे लाइफ के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत से ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स ही जानना है, हमको आपकी पर्सनल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ ये फंडा? जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब 14 में होंगी, और हेडिंग के अंदर वाली जो चीजें लिखी हुई होंगी वो सब 1 to 12 के फॉन्ट साइज में होंगी। रजत, क्लियर है? रजत, कैन यू लिसन मी? सर आवाज आ रही है यस सर, रजत? यस सर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, एक मिनट, मैं स्क्रीन पे कुछ शो कर रहा हूँ, देखो जरा। लुक, स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कुछ। मान लो ये तुम्हारा एक A4 साइज का पेपर है। क्लियर? हेलो? यस सर, यस सर। A4 साइज का एक पेपर है, डोंट ड्रॉ एनीथिंग ऑन इट। अब मान लो मैंने यहाँ पर ये पूरा ये किया, और मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक है, और जो एक पेज की बात हो रही है, 1 पेज वाले में हम लोगों ने क्या करा, इसको ऐसे ड्रॉ किया और एक ऐसे कर दिया। यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूमे लिखा, ये इसको मैंने ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, यहाँ रिज्यूमे लिखा है, नाम लिखा, यहाँ पर आपने अपना क्या लिखा, मेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ आपका आ गया क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस। ये वाला हिस्सा जो आपका है, ये आ गया करियर ऑब्जेक्टिव। ये वाला हिस्सा आ गया टेबल। टेबल के नीचे आपको कुछ इंपॉर्टेंट यदि मेंशन करना है, स्टार मार्क करके, तो ये मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके आगे पूरे प्रोजेक्ट्स या ट्रेनिंग, और आपकी जो भी टेक्निकल स्किल्स है वो आपकी यहाँ सारी चीजें आ गई। यहाँ पे आपका आ गया अचीवमेंट्स, ये पूरा अचीवमेंट 1 2 3 4 जो भी अचीवमेंट्स डालने हैं, ये आ गया आपका ऑफ इंटरेस्ट। और ये लास्ट में आपका आ गया पर्सनल डिटेल, ये आ गया आपका पर्सनल डिटेल। ये एक पेज का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1 पेज का फॉर्मेट है। ठीक, क्लियर हुआ ये चीज? ये 1 पेज वाला फॉर्मेट, अभी तो आपने एक फॉर्मेट देखा है ना ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर। ये वाला फॉर्मेट जो अभी आप देख रहे हैं, जिसको मैं ड्रॉ करके थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फॉर्मेट सिर्फ एक पेज वाला रिज्यूमे का फॉर्मेट है। इज दिस क्लियर? यस और नो? यस सर। ठीक है, लेकिन अब ये बनाते समय इसमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कभी ग्रामेटिकल एरर्स आता है। ग्रामेटिकल का मतलब जैसे हमें सेंटेंस लिखना कुछ है, हम लिख कुछ और रहे हैं। तो ये सब चीजें जब तक हम बना के दिखाएंगे नहीं ना, तब तक सामने वाले को क्लैरिटी नहीं होगी कि जो आपने किया है वो सही या गलत। डिक्लेरेशन, बहुत अच्छा आदर्श, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा। आजकल एक डिक्लेरेशन लिखवाया जाता है कि इट इज हियर टू स्टेट दैट ऑल द अबव इंफॉर्मेशन रिटन बाय मी इज कंप्लीटली ट्रू एंड थ्रू। जितनी भी बातें मेरे द्वारा उपरोक्त कही गई है उसमें से कोई भी बात का बिलीव ना करें, और अपने खुद के रिस्क के ऊपर बिलीव करें। यदि आपने किया और कुछ हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ऐसा कोई सेंटेंस लिखना है क्या? आंसर इज नो। इट बोलते हो आप, मैं थोड़ा सा फनी बोल रहा था, जबकि सही क्या लिखते हो आप? इट इज हियर टू स्टेट दैट ऑल द इंफॉर्मेशन रिटन बाय मी इज अबव इज ट्रू एंड थ्रू। ये लिखते हो ना आप लोग डिक्लेरेशन में? हाँ जी। यस तो सर। अच्छा किया आपने मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया। तो वहां पे ये नहीं लिखना है आपको, उसके नीचे लास्ट में लिखना है डेट, लिखना है प्लेस, लिखना है। डेट और प्लेस, टाइम नहीं डालते, डेट डालनी है। और प्लेस क्या होगा? मोस्टली बच्चे भोपाल ही लिखते हैं, मोस्टली जो भोपाल के रहने वाले हैं। ठीक, तो भोपाल ब्रैकेट में हो गया MP, डेट, आज की डेट डाल दी हमने। और उसी के ठीक पैरेलल राइट साइड में हमने लिखा अपना नाम, कैपिटल में अपना नाम लिखा, और उसके ऊपर हमने सिग्नेचर करके उनको दे दिया। इसको बोलते हैं इंग्लिश में सिग्नेचर एनक्लोजर।
नेम इन कैपिटल और बोलते हैं सिग्नेचर इन क्लोजर। यदि आपने अपने रिज्यूमे के ऊपर साइन कर दिया, इसका मतलब ये अपने आप में एक सत्यापित करना हो गया, एक डिक्लेरेशन हो गया कि आप उनको हैंडओवर कर रहे हैं, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने सेल्फ अटेस्ट कर दिया है, आपने रीड आउट कर लिया है, इसलिए आपको डिक्लेरेशन अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया आदर्श जी? आदर्श क्लियर हुआ ये पॉइंट? चलो ठीक है। डिम्पल, आपने क्वेश्चन पूछा है कि ऐसी भी कोई अचीवमेंट लिख सकते हैं जिसका कोई सर्टिफिकेट ना हो। लेकिन देखो, जैसे मान लो आपने लिखा कि मैंने XYZ कोर्स करा है, मैंने 15 डेज 7 डेज कोर्स करा है, मैंने कोई वर्कशॉप करी है और अटेंड करने का मेरे को वर्कशॉप का कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिला है, तो दैट्स फाइन, वी कैन। कुल मिला करके वो सर्टिफिकेट प्रूफ नहीं होता। कई बार सर्टिफिकेट होने के बाद भी हम सवाल जवाब नहीं कर पाते, मतलब हम क्वेश्चन करते हैं सामने वाला जवाब नहीं दे पाता। तो ऐसी भी चीज नहीं होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट हो गया इसका मतलब वो लाइफ टाइम के लिए वो लड़का अप्रूव्ड हो गया। हम क्या करेंगे ऐसे सर्टिफिकेट का जिसका उसको बच्चे को नॉलेज ही ना हो। कुल मिला करके सर्टिफिकेट एक अप्रूवल होता है, एक एफिडेविट होता है, एक एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है सामने वाले के मन में आपके लिए। लेकिन कुल मिला के क्वेश्चन आंसर सेटिस्फैक्शन ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है। वेल, कुल मिला के सर, 4 गुड मॉर्निंग। हाँ सर कोई मतलब स्टैंडर्ड नंबर ऑफ पेज फिक्स है क्या रेज्यूमे के लिए? हाँ, बताया तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि रिज्यूमे कम से कम 1 पेज का होना चाहिए, मैक्सिमम 2 पन्ने का हो सकता है। 30 पेज का कभी रिज्यूमे आज तक आपने सुना नहीं होगा। मध्य यस सर। प्रदेश में पूरे भारतवर्ष में जितने भी बच्चों के कैंपसेस होते हैं, जितने भी बच्चों के कैंपसेस होते हैं, उन सब के लिए हाईली रिकमेंडेड होता है कि वो 1 या मैक्सिमम 2 पेज का रिज्यूमे बना सकते हैं। लेकिन ओवरसीज कंपनीज के लिए सिर्फ 1 पेज का रिज्यूमे की जरूरत होती है। ओवरसीज मतलब जब आप भारत से बाहर जाने के लिए कोशिश करते हैं, उस समय सिर्फ 1 पन्ने का रिज्यूमे बनाया जाता है और उसको रिज्यूमे नहीं कहते, उसको सीवी कहा जाता है। उस समय हम और आप अपनी बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे बनाना है। ये भी मैंने आपको क्वेरी क्लियर कर दी कि हम कॉलेज में देते हैं, जब हम कॉलेज में देते हैं तो हमें उसके ऊपर रिज्यूमे लिखने की जरूरत नहीं है। एक नया ट्रेंड चला है पिछले 1 साल से, आजकल टेक्निकल के बच्चों के लिए भी ये कहा जाता है कि उनको अपनी फोटो चिपकानी है, ऊपर में लेफ्ट में अपनी फोटो लगानी है ना। वो फोटो फेसबुक की डीपी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो एक स्टैंडर्ड फोटो होनी चाहिए जिसमें सूटेड बूटेड आप एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहे हो। समझ में आ रहा है? उस तरह की कम से कम 6 फोटोग्राफ्स आपको पहले से अपने पास रखना चाहिए। एनी मोमेंट वो आपसे फोटो की जरूरत आपको पड़ सकती है, एनी मोमेंट। सर 1 मिनट में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं पढ़ लूं जरा सा, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। वेल कार्निक जी, आपका क्वेश्चन ये है, तो हाँ करना चाहिए, करना चाहिए। कोई अच्छी चीज यदि आपने करी है ना, जैसे कोई बच्चा बोलता है कि मैंने बिजनेस प्रोसेसिंग ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया है, टेलीकॉलर का मैंने काम किया है, ये कोई लिखने की चीज थोड़ी है। वो पता चला वो कंपनी वाला लेना भी होगा तो भी नहीं लेगा आपको। मैंने किसी बीपीओ में बहुत ही लोअर साइड पे यदि कोई काम करा है, सिर्फ अपने पॉकेट खर्च के लिए काम किया था, तो मुझे क्या डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो स्टैंडर्ड उनका एक प्रोटोकॉल है ना। वो जानना चाहते हैं कि भाई आपने कोई स्टैंडर्ड, यदि कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं तो हम तो आपको दे ही रहे हैं ना चांस। हम तो आपको चांस देने के लिए आए हैं यहाँ पे आपके कॉलेज में। हॉबीज का मतलब रीडिंग बुक्स लिख सकते हो आप मुकेश, रीडिंग बुक्स लिख सकते हो, राइटिंग डायरी लिख सकते हो, स्केचिंग लिख सकते हो, चारकोल पेंटिंग लिख सकते हो, है ना, वॉचिंग मूवीज बोल सकते हो, प्लेइंग क्रिकेट बोल सकते हो, सीइंग क्रिकेट बोल सकते हो, है ना, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, लाइकवाइज। हेलो पूनम पाल जी जरूर बोल सकते हैं। टेकफेस्ट में पेंटिंग कंपटीशन या प्राइस को मेंशन 100% करना चाहिए, 100%। कई बार लड़के बोलते हैं मैथ्स ओलंपियाड में मैंने पार्टिसिपेट किया था। मुझे आवाज आ रही है, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं। मैथ्स ओलंपियाड में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था और वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल का था, भले ही वो 8th स्टैंडर्ड का ही क्यों ना हो, तो मुझे मेंशन करना चाहिए? यस, करना चाहिए। यदि वो इंटरनेशनल लेवल का मैथ्स ओलंपियाड में मैंने पार्टिसिपेट किया था और मुझे 1st, 2nd, 3rd या 4th में से कोई भी रैंकिंग मिली थी, या मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, तो मुझे बताना चाहिए। सामने वाले को इंक्लिनेशन पता चलता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। उसको फिजी मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, उसको पजल्स अच्छे लगते हैं, उसको बूलियन अलजेब्रा अच्छा लगता है ना, उसको 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 आई मीन मतलब मैथमेट उसको कुल मिलाकर के ऑपरेशनल चीजें अच्छी लगती हैं, फिगर्स, डिजिट्स, नंबर्स अच्छे लगते हैं, स्टैटिक्स अच्छी लगती है।
चलिए, मुझे लगता है आपके प्रश्नोत्तर खत्म नहीं होंगे ऐसे, तो एक सर बात जी, लास्ट सर क्वेश्चन ही आता है। ओके, हाँ सर, एमबीए परस्यूइंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्पेशल सर रिज्यूम में ऐड करना एमबीए है। एमबीए के लिए, यस सर, हाँ एमबीए जिससे के सर लिए सर, इफेक्टिव रिज्यूम, थोड़ा सा हाँ इफेक्टिव रिज्यूम लगे सर। मतलब yes, ग्रेजुएशन में सर बीई है, लेकिन अच्छा, अभी ठीक, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सर एमबीए। गुड, वेरी गुड। तो सर आपको मैं बता दूं, पहले तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आज ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके पास टेक्निकल और मैनेजरियल डिग्री दोनों हो। आपको पता है जितने भी लड़के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो जब अपनी इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में होते हैं, उनको बहुत से कैंपसेस के ऑफर आते हैं, लेकिन जिन बच्चों का एक दिमाग में माइंडसेट होता है, वो चाहते हैं कि मैं एमबीए के साथ, मतलब टेक्निकल के साथ में मैनेजरियल डिग्री भी ले लूं। तो कैट देता है लड़का, कैट क्वालिफाई करता है और वहां के आईएम पहुंच जाता है, या किसी भी टॉप 20-20 स्कूल्स में पहुंच जाता है। दोनों कंप्लीट कर लेने के बाद मैं आता हूँ नीलेश, जस्ट वेट, है ना, आखिर के 2-3 मिनट बचे हैं। बहुत अच्छी बात है कार्तिक जी, बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस, अच्छा लगा। मेरे पास समय की मेरे पास गुड समय की मॉर्निंग सर। थोड़ी समय समय मैं सर का पहले जवाब दे दूं, उसके पहले क्वेश्चन आया था मेरे पास एमबीए को लेकर के, तो थोड़ा जवाब दे दूं मैं पहले। तो एमबीए यदि किसी लड़के ने किया है ना, तो ये ऑटोमेटिक सोने पे सुहागा हो जाता है। ठीक है, ये सोने पे सुहागा है कि आपने एमबीए और टेक्निकल दोनों किया है। अब इसको दिखाना कैसे है? इसको दिखाना ये है कि आपको रीजंस पता होने चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये मालूम होना चाहिए कि आपने टेक्निकल के बाद एमबीए क्यों किया और क्या रीजंस थे उसके। क्योंकि बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ऐसे लोगों को ऑफर डायरेक्टली कर दी जाती है। यदि कीमत 40,000 रुपए है तो फिर वो लाख रुपए हो जाती है, यदि आपने दोनों कर लिया है तो। अच्छी जगह से किया है तो और भी अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन आपका था कि सर हम एमबीए के लिए क्या लिखें, तो आपको बोलना चाहिए था कि सर आई एम इक्विप्ड विद, ये आपका मेरे हिसाब से करियर ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता था। आप लिख सकते हैं कि सर आई एम इक्विप्ड विद टेक्निकल प्लस मैनेजरियल, है ना, स्किल सेट्स, skill set to meet today's demand and acceleration, and to move with this momentum, right. I wish to be a part of an organization which would give me a chance to grow with the company's growth, right. मतलब आपने ये वर्ड जरूर लिखना है ऊपर में करियर ऑब्जेक्टिव के अंदर कि टेक्निकल प्लस मैनेजरियल डिग्री मेरे पास दोनों है, जो 90% बच्चों के साथ नहीं होता है। ठीक है, तो ये अलग सी चीज यस सर। आपको एक्सक्लूसिव बना सकती है। मतलब अपने ऑब्जेक्टिव ही कुछ इतना अच्छा बना के लिखना है जिससे सामने वाले के अंदर एक प्रेरणा आ जाए कि यार बंदे में कुछ बात है ना, कुछ डिफरेंट है, एक्स फैक्टर है। यस सर। जी। अब ये देखिए, मैं बताऊं, सच बताऊं ईमानदारी से, 1 घंटे की क्लास में रिज्यूमे के ऊपर इससे ज्यादा लेक्चर देना इम्पॉसिबल है। ये कायदे से सही बताऊं, ये तरीका यही है कि ये बच्चा अपने रिज्यूमे थोड़ा बहुत बना के ले आता है, और उसके बाद जब गलतियां होती हैं सामने वाला उसको देख के बताता है ऑपरेशनली कि ये क्या होगा, किसमें और क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। ये पूरा 1-to-1 प्रैक्टिस है। इट इज नॉट जस्ट 1 आवर क्लास, इट्स नॉट जस्ट 1 आवर क्लास कि 1 घंटे में सब कुछ बता दिया और सब कुछ फिनिश हो गया। मतलब एक बेसिक लेआउट क्लियर हो सकता है, लेकिन मैं एक जरूर कहूंगा कि किसी के बताने पर चीजों को समझिए कि ऐसा वो क्यों बोलता है। जैसे कई लोग बोलते हैं रिज्यूमे नहीं लिखना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं 1 पन्ने का रिज्यूमे बनाओ, कुछ लोग बोलते हैं फोटो चिपका दो। लॉजिक कोई नहीं बताता कि क्यों करना है क्यों नहीं करना है। सब बोलते हैं ये कर दो। मैंने जैसा भी आपको बताया ना कि एकेडमिक क्यों लिखना है, आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं डालना है, करियर ऑब्जेक्टिव डालना है। अचीवमेंट्स मैंने बोला था, या तो लिखना है माइलस्टोन्स, या तो लिखना है इलेक्ट्रॉनिक इंसिग्निया, या तो क्या लिखना है, अकॉम्प्लीमेंट्समेंट लिखना है। ठीक, डेट प्लेस बताया, डिक्लेरेशन मना किया लिखने के लिए, डेट प्लेस बताया, मम्मी का नाम लिखने के लिए मना किया, और नेम इन कैपिटल, सिग्नेचर इन क्लोजर डालना है। मोबाइल का 5 मोबाइल में लिखते समय ध्यान रखें कि 9 डिजिट की बजाय 10 डिजिट ही पूरा पूरा डालें, और 5 डिजिट के बाद एक छोटा सा गैप दे दें। वेल ऋषभ जी, जहां तक वेल चलिए मैं सर गुड क्वेश्चन का मॉर्निंग। जवाब पहले दे दूं फटाफट, 1 मिनट में मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूं, है ना। आप लोग मेरे से क्वेश्चन का जवाब पूछ रहे थे ना। पहला वाला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यू ऑफर्ड अ पिल एंड दैट मेक्स यू 25% मोर इंटेलिजेंट या 100% मोर इंटेलिजेंट बट परमानेंटली रिमूव्स योर हेयर, विल यू डू दैट? करोगे आप? आंसर शुड बी एब्सोल्युटली नो। यदि आप इल्यूजन्स में जी रहे हो, इल्यूजन्स भ्रम की जिंदगी में जी रहे हो, तो आप प्रैक्टिकल बन जाओ, फिजिबल बन जाओ। जवाब आपका हमेशा और हमेशा ना ही होना चाहिए। यदि मैं एक एम्प्लॉयर हूँ, यदि मैं एक एक्सटर्नल हूँ, यदि मैं एक आउटसाइडर हूँ, तो आपका जवाब हमेशा ना में होना चाहिए। सर मैं आई डोंट बिलीव इन एनी शॉर्टकट्स, है ना। आई एम हार्ड वर्कर, आई एम अ वर्कोहॉलिक मैन। वर्कोहॉलिक जिसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समय कम है इसलिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? से यस और नो? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, राइट। तो आपका जवाब ओके सर। हमेशा हाँ ना होना चाहिए कि सर आई डोंट बिलीव इन एनी शॉर्टकट, आई एम हार्ड वर्किंग गर्ल, आई एम हार्ड वर्किंग मैन, एंड सर आई पर्सनली बिलीव दैट
if I'll do है ना, if I'll do the best of me, I'll simply take time to reach at that position, but I won't apply any shortcut to do so or to become so. It will not permanently possess for lifetime. ये पूरे जिंदगी भर के लिए ये चीजें नहीं रहेंगी. It's a situational thing, so I won't go for it. ये वाला क्वेश्चन जो था कि if you got to choose between 50 years of being incredibly happy or live forever, इसका जवाब बट नेचुरल है. इसका जवाब होना चाहिए ना कि जिंदगी कम समय की हो लेकिन जिंदगी बेहतरीन होनी चाहिए, बहुत खुशनुमा होनी चाहिए, बहुत ही खास होनी चाहिए. तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि सर आई विश टू go for 50 years of being incredibly happy, right? That makes sense and that is valuable to me and that is lifelong memory for me, and that would be the best experience and feel which would untouchably and tangibly is like a bliss and bless, ऐसा बोल सकते हो. ठीक है. इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कि आपको एक किताब मिली और उसके बाद उसमें फ्यूचर के बारे में आपके लिखा हुआ और आप उस पेज पे पहुंच चुके हो जिसके बाद फ्यूचर आएगा आपका, क्या आप उस किताब को पढ़ोगे? आंसर शुड बी नो. इफ आई डू सो, यदि मैं, पहला आंसर होना चाहिए था नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा. इसलिए नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं यदि पढ़ लूंगा तो आई विल बिकम रिलक्टेंट. आई वोंट डू विद द सेम पैशन, आई डोंट डू थिंग्स विद सेम एनर्जी, है ना. आई सम वे और अदर आई विल बी क्वाइट डाउन एंड आई फील लो टू माय बॉटम ऑफ माय, है ना, एनर्जी साइड. सो मैं पैशनेटेड बना रहूंगा. मेरे को लगता है वर्क इज वर्कशिप. मैं इसी प्रिंसिपल पे सर काम करता हूँ कि वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है. तो मैं नहीं मानता कि मतलब फ्यूचर जो है वो ऑल बेस्ड ऑन प्रेजेंट. व्हाटएवर वी आर इनैक्टिंग इन प्रेजेंट विल मेक आवर फ्यूचर. सो दिस इज माय प्रिंसिपल टू अप्लाई. दूसरा कि मेरी किताब यदि लिखनी होती, मेरे ऊपर किताब लिखनी होती, मैं अपनी पर्सनल जो बुक लिखता, उसका नाम होता वंस हाफ ऑफ माई लाइफ. वंस हाफ ऑफ माई लाइफ, इसका मतलब already lived off my half my life. If I'll make some more years to live upon earth, I'll write in the half later on. But this half, whatever I learned so far, I put up in that to all sketch, है ना, step by step. ठीक है. मैंने सभी के जवाब आपको दे दिए और एक और क्वेश्चन मैं चलते चलते आपसे पूछ ही लेता हूँ. सर आईब्रो वाली भी क्वेश्चन थे. आईब्रो वाला क्वेश्चन तो मैंने बता दिया. आईब्रो का क्वेश्चन की जवाब आपका होना चाहिए था कि मैं इल्यूजन में नहीं जीती, मैं इल्यूजन में नहीं जीना पसंद करूंगी. सर मैं प्रैक्टिकल लड़की हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ और मैं अपने हार्डवर्क पे बिलीव करती हूँ. मैं कोई लाइफ में शॉर्टकट अप्लाई नहीं करना चाहती. मुझे पता है लाइफ में कोई सब्स्टिट्यूट हार्डवर्क का नहीं होता. तो इसलिए सर मैं अपनी मेहनत से मैं वहां पहुंच सकती हूँ. तो मैं ये कोई नहीं करूंगी कि मैं कोई एक ऐसे ही कोई दवा खा लूं जिससे मैं 25% ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाऊं तो मेरी आईब्रोज लेकिन चली जाए. तो मैं नेचर के अगेंस्ट नहीं जाऊंगी, नेचुरल चीजों के मैं अगेंस्ट नहीं जाऊंगी. आई विल फॉलो द न्यू नॉर्मल. आई विल फॉलो द न्यू नॉर्मल पॉलिसी ऑफ माय लाइफ. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. जी. एक क्वेश्चन मैम, टाइम इज एक्सीडिंग द लिमिट ऑफ एक्चुअल, है ना, एक्चुअल लेवल. ई सर्टिफिकेट कितना वैल्यूएबल है सर? जी, ई सर्टिफिकेट कितना वैल्यूएबल है? उसको रेज्यूम में ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अभी प्रेजेंट टाइम में लॉकडाउन चल रहा है, आपको पता है. और अभी कोई भी जगह पे आप जो क्लास, अभी जो जहाँ पे जो भी आप सर्टिफिकेशंस करते थे, वो सर्टिफिकेशंस और ई सर्टिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है. ई सर्टिफिकेशन इज अगेन व्हाट से एफिडेविट ऑफ प्रूफ ऑफ योर पार्टिसिपेशन. यू डिवोटेड सो एंड सो टाइम. आपने इतना समय आपने किसी चीज के लिए दिया है, आप उपस्थित उसमें रही हैं, आपने चीजों को गौर फरमाया होगा, आपने चीजों को नोटिस किया होगा, आपने चीजों को ध्यानपूर्वक सुना होगा. और ई सर्टिफिकेट इस टाइम पे फिलहाल एकमात्र ऑप्शन है. इसके अलावा कोई दूसरा इससे बेहतर ऑप्शन है ही नहीं. वर्ल्ड में जितने भी फोरम्स हैं, चाहे वो हार्वर्ड हो, वर्ल्ड के जितने भी टॉप नॉच की मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे के सारे इसमें ई लर्निंग्स पे काम कर रहे हैं. ई सर्टिफिकेट्स के ऊपर काम कर, आपको पढ़ाना ऑनलाइन ही चल रहा है. तो ई सर्टिफिकेट इज द लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन. You cannot go beyond to think for anything new at this moment of time, right? So yes, whatever you could collect, आप जो भी समय आप अपने साथ जोड़ सकती हैं अवेलेबल, वो मात्र सर्टिफिकेट ही है. और मुख्यतः इंपॉर्टेंट ये है कि सिर्फ सर्टिफिकेट न जुटाया जाए, उसके साथ सीखने की प्रवृत्ति को प्रधान रखा जाए. आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने इतनी साफ और शुद्ध हिंदी बोली है आपके लिए. यस सर, थैंक यू सर. थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. और कल का सेशन मैं आपको बता देता हूँ. कल का सेशन आपका किस चीज का है? कल आपका है पर्सनैलिटी इफेक्टिवनेस स्केल का एक सेशन है. बड़ा ही मजेदार इंटरेस्टिंग सेशन है. और वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू, व्हेनेवर यू मीट एन इंडिविजुअल
how do you react and what he or she gonna take away from your personality. So we'll do it this on tomorrow session. आज का practice कर लीजिएगा थोड़ा बहुत एक layout. कोई doubts हो तो we'll discuss in tomorrow session. Take care of you all and your owns. Bye bye.